नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की, वो मुद्दा जुड़ता है कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर इस समय चर्चा में है क्योंकि कैस्पियन सागर से जुड़े हुए कुछ खास शोध किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं और उसके आधार पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जिस कारण से जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के प्रति सचेत लोग हैं, वो चिंतित हैं। विषय क्या है? तो ये कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में दुनिया से कैस्पियन सागर का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है कि इतना बड़ा जो जल निकाय है वो क्या ऐसे ही समाप्त हो सकता है? इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। तो उस पूरे मामले की हम चर्चा करेंगे कि किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि आने वाले समय में जो कैस्पियन सागर है उसका जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ सकता है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आखिर जो कैस्पियन सागर है उससे जुड़े हुए जो मसले हैं वो हैं क्या, और ख़ास तौर पे हम बात करने वाले हैं चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो कैस्पियन सागर है उसका जो जल स्तर है वो लगातार गिर रहा है और हाल के अगर 1-2 दशक की बात करें तो इसमें उसका जो जल स्तर है वो लगभग 133 सेंटीमीटर नीचे गिरा है और यही सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिस कारण से जो कैस्पियन सागर का जो जल है वो इतनी तेज़ी से गिरता है, उसका जो जल स्तर है। इसके अलावा हम बहुत सारे जो प्रश्न हैं उन पर हम बात करेंगे कि क्या जो कैस्पियन सागर है वो एक सागर है, एक समुद्र है या फिर झील है, इस प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैस्पियन सागर के जो पूरा क्षेत्र है क्या वो एक मीठे जल का जल निकाय है या फिर खारे जल का है, उसकी जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, क्या वो समान है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कैस्पियन सागर का आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक महत्व क्या है और वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसका जो पूरा क्षेत्र है उसका क्या महत्व है। इन सभी मुद्दों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कैस्पियन सागर का जो जल स्तर गिर रहा है उस पर प्रवाहित होने वाले जो हवाएं हैं उनका जो प्रभाव है वो भारत के संदर्भ में क्या देखने को मिलता है। तो ये सारे विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक यही है कि क्या दुनिया से गायब हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो पहले ही हमने बताया कि पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो कैस्पियन सागर की तेज़ी से घटती हुई जो इसके जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, उससे काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं और कार्रवाई की तत्काल मांग कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी ये बता रहे हैं। गिरते हुए जो जल स्तर है, ये जो पारिस्थितिकी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो पूरा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है कैस्पियन सागर के आसपास का, ये कहीं ना कहीं अब बड़े स्तर पे प्रभावित होता दिख रहा है और यही सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न का विषय है। ये पूरा जो क्षेत्र है, अब देखें तो एक तरह से जो फिशिंग है उसके लिए अब यहाँ की स्थितियाँ प्रतिकूल होती जा रही हैं। कृषि के लिए यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत स्थितियों में बदल रही हैं। तो इस तरह के जो गंभीर स्थितियां यहाँ पैदा हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अब तत्काल यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दे रही हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में जो कैस्पियन सागर है क्या ये गायब हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे जो जल निकाय हैं वो धीरे धीरे जो भी उनकी परिस्थितियां हुई, जब विपरीत परिस्थितियां हुई तो उनका जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ा और फिर धीरे धीरे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और इसी कारण से अब जो कैस्पियन सागर की चिंता देखने को मिल रही है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने शोध किया है, कुछ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष भी निकाला है और ये कहा है कि अगर हम एक लंबे समय अंतराल की बात करें, और इन्होंने जो समय निर्धारित किया है उसमें 1940 से लेकर अभी के 2020 का जो वर्ष था, इस बीच में जो पूरा समय अंतराल है, इन वैज्ञानिक का ये कहना है कि जो बोलगा है, बोलगा जो नदी है, उसमें जो जल संबंधित जो परिवर्तन देखने को मिले हैं वो सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि कैस्पियन सागर का जो जल स्तर है उस पर जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बोलगा नदी से भी प्रभावित होता है और इन सभी का जो विश्लेषण किया है वैज्ञानिकों ने तो उन्होंने यही पाया है कि 2005 से लेकर 2005 से लेकर 2020 का जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में जो कैस्पियन सागर है, जो बोलगा नदी है, उसका जो प्रवाह है, उसका जो बेसिन है, जो यहाँ पर वायुमंडलीय वर्षा है, इन सब में एक मजबूत संबंध था, वो कहीं न कहीं बड़े स्तर पे प्रभावित हुआ है। और हाल के जो 2005 से 2020 का जो वर्ष है,
इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो अपवाह क्षेत्र था, जो अपवाह गुणांक था, जो फ्लो कोफिशिएंट था, उसमें बड़े स्तर की गिरावट देखने को मिली है। और वैश्विक जो तापमान है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस कारण से जो विसंगतियां हैं वो देखने को मिल रही है। और इस कारण से जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वही कारण बन रहे हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे क्षेत्र में जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। नदी का जो प्रवाह है, समुद्र का जो जलस्तर है, यानी कैस्पियन सागर का जो जलस्तर है, इस पर भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है, उसका बड़े स्तर पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वर्ष 1977 से लेकर, ये 70 के दशक की बात हो रही है कि 1977 से लेकर 2020 के बीच में ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में जो कैस्पियन सागर है उसके जल स्तर में लगभग 133 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि जल स्तर की गिरावट देखने को मिली है। और ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बन चुका है। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि आखिर फिर यहाँ पर हो क्या रहा, कौन सी प्रक्रिया कैस्पियन सागर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो कैस्पियन जो सागर है, इस पर जो हवाएं होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। और अगर हवाओं की बात करें, जो कैस्पियन सागर वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो हवा प्रवाहित होती है उसकी जो गति होती है, जो हवा होती है, हवा की जो गति है और गति के अलावा हवा की जो दिशा है, ये हमेशा समान नहीं रहती है, ये परिवर्तित होती रहती है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर का जो जल स्तर है उसमें जो कमी है, उसमें जो हवा की दिशा है, हवा की जो गति है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये कहा गया है कि जब भी कैस्पियन सागर के जलस्तर में, वाटर लेवल में कमी आती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो हवा की गति है वो अपेक्षाकृत जब इसका जलस्तर अधिक होता है उससे अधिक होती है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है, वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि ये कहा है कि जो समुद्र जल स्तर में कैस्पियन सागर का जो जलस्तर है, इसमें कमी की अवधि के दौरान जो हवा की दिशा है, इसका जो पूर्वी घटक होता है, इधर से हवा चलती है, जो जिसे हम बोलते हैं हवा का पूर्वी जो घटक है, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा की जो एक दिशा है उसकी बात हो रही है कि ये क्या करता है कि पूर्वी जो घटक है ये प्रबल होता है, ये मजबूत होता है। और समुद्र स्तर में जो वृद्धि है उसकी अवधि के दौरान जो हवा की दिशा होती है वो क्या होती है, वो उत्तरी घटक की होती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जब इधर से आप देखेंगे कि कैस्पियन सागर के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये जो हवाएं हैं, इस समय जो हवा का पूर्वी घटक है ये कहाँ से चलता है, तो ये मध्य एशिया से चलता है। ये पूरा क्या है कि कैस्पियन सागर के पश्चिम का जो क्षेत्र है ये क्या है, ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया से चलता है। और इधर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, वो अधिक होता है। हवाएं जो होती हैं वो शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं। और इस कारण से जब ये कैस्पियन सागर के ऊपर प्रवाहित होती हैं पूरब की तरफ, तो ये भी क्या करती हैं कि कैस्पियन सागर का जो सतही जल है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, उसका जो तापमान है वो बढ़ा देता है, वो हवाएं गर्म हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो वेपोराइजेशन है, जो वाष्पीकरण है, वो तेज़ी से होने लगता है। और इस कारण से जो कैस्पियन सागर का जो जल स्तर है वो गिर जाता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा क्या होता है कि जब यहाँ पर जो इसकी उत्तरी जो घटक है, हवा का जब उत्तर की तरफ प्रवाह होता है तो उस समय इसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जब भी पूर्वी घटक सक्रिय रहता है और यहाँ पर जो गर्म और कह सकते हैं कि अधिक तापमान वाली जो हवाएं हैं वो कैस्पियन सागर से प्रवाहित होती हैं, तो कई सारे जो बदलाव हैं वो देखने को मिलते हैं। वाष्पीकरण का जो दर है वो अधिक हो जाता है। और इस कारण से जो ये पूरा इन्वायरमेंट है, या कह सकते हैं कि पूरा जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, क्योंकि जो कैस्पियन सागर है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में ही कह सकते हैं कि अवस्थित है, तो पूरा जो यूरेशिया का क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। और इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी विनाशकारी भी कभी कभी हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, अपने देश के संदर्भ में देखें कि आखिर ये जो पूर्वी घटक प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसका प्रभाव भारत के संदर्भ में क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ है,
ये कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हो जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये समुद्र के ऊपर जो स्थानीय तूफान है उन्हीं के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस कारण से चूंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और गर्म हवाएं चलती हैं और इसका प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये भारत में देखने को मिलता है। कभी कभी ये जो प्रभाव है ये काफ़ी प्रतिकूल देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा हमने देखा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरी जो चर्चा हो रही है किसके संदर्भ में हो रही है, तो ये कैस्पियन सागर के संदर्भ में हो रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में इसका इंट्रो देखते हैं, परिचय इसका देखते हैं। तो ये देखिए ये पूरा क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैस्पियन सागर का पूरा जो जलीय क्षेत्र है उसको हम दर्शा रहे हैं। दूसरी बात करें कि ये जो पूरा जल निकाय है ये पूरी तरह से क्या है, बंद है, ये क्लोज्ड कह सकते हैं कि वाटर बॉडी है। दूसरी बात करें कि आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख कह सकते हैं कि 70,000 वर्ग किलोमीटर है। तो एक बड़ा क्षेत्रफल है। इसके अलावा देखेंगे तो देखिए बहुत सारी जो नदियां हैं, बोलगा है, यूराल है, ऐसी लगभग 130 जो नदियां हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो वो इस कैस्पियन सागर में आकर मिलती हैं। खास तौर पे इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर सबसे अधिक जो नदियां हैं वो आकर मिलती हैं और बड़ी नदियां आकर मिलती हैं और फ्रेश वाटर जो रिवर्स हैं वो आकर मिलती हैं। इसके अलावा देखिए तो कई सारे देश हैं जिनकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं, तो वो कैस्पियन सागर से लगती हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, इधर से देखिए जो रूस है, रसिया है, उसकी सीमा लगती है, अजरबैजान की सीमा लगती है, साउथ में आएंगे तो ईरान की सीमा लगती है, पूरब में आएंगे तो यहाँ पर जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी सीमा लगती है और उत्तर पूरब में ही यहाँ पर देखिए जो कजाकिस्तान है इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। इन सभी देशों में जो 5 देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं, उनमें जो कजाकिस्तान है इसकी सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किससे लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है। तो ये प्रश्न सीधे आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा विशाल जो झील है इसकी जो अवस्थिति है ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में देखने को मिलती है। एक और प्रश्न आता है कि आखिर इस सागर का नाम जो कैस्पियन रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया, तो इसके बारे में ये बात कही जाती थी कि जो इसके दक्षिण में जो काकेशस क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले जो कैस्पी लोग थे, जो कैस्पी समुदाय था, उन्हीं के नाम पर इस सागर या बंद जल निकाय जो कैस्पियन सागर है इसका नाम पड़ा। यह अलग बात है कि जो फारसी थे, जो यूनानी थे, उन्होंने इस सागर को कैस्पियन सागर नहीं कहा था बल्कि हिरकैनियन सागर कहा था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो फारसी थे, जो यूनानी थे, उन्होंने इस कैस्पियन सागर को क्या नाम दिया, तो हिरकैनियन सागर का। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये देखें तो पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनसे काफ़ी रिच है। कैस्पियन सागर मूल रूप से अपने पूरे क्षेत्र में देखें तो जो तेल उद्योग है, जो ऑयल इंडस्ट्री है, उस दृष्टिकोण से, तेल के ट्रेड के दृष्टिकोण से, कैवियार के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में जो प्रदूषण की समस्या है, दूसरी बात करें इस झील या कहें तो कैस्पियन सागर का जो घटता हुआ जल स्तर है ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो पारिस्थितिकी है उस पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। कैस्पियन सागर की तेजी से जो घटती हुई जल स्तर है ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ के लिए चिंता है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो उत्तर और दक्षिण क्षेत्र है कैस्पियन सागर का, इन क्षेत्रों में आखिर क्या मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है, तो देखिए उत्तर, ये इसका उत्तर वाला भाग है और ये इसका दक्षिण वाला भाग है। दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या है, कुछ मूलभूत अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तरी भाग वाला जो क्षेत्र है, इस भाग में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो खारापन है, जो लवणता है वो क्या है, अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि कम है। यहाँ पर जो खारापन है वो कम है। लेकिन दक्षिण में आएंगे तो उत्तर की अपेक्षा जो खारापन है वो क्या है, वो अधिक है। उत्तर वाला जो भाग है ये अपेक्षाकृत दक्षिण से तुलना करें तो ये उथला है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो साउथ वाला पार्ट है वो क्या है, वो कम उथला है। एक तरह से देखें तो प्लेन की स्थिति में है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर चूंकि इधर कजाकिस्तान है, इसकी सबसे लंबी तटरेखा कैस्पियन सागर के साथ साझा होती है। दूसरी बात करें तो इधर जो देखेंगे ये ईरान वाला जो क्षेत्र है ये क्या होता है,
तो इस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर देखी जाती है। और पिछले 15 वर्षों में देखें तो इस पूरे जल क्षेत्र में जो जलस्तर में कमी देखने को मिली है वो 7.1% देखने को मिली है, जो चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करती है। और 2005 से लेकर 2023 के बीच में सागर का जो जलस्तर है अब एक रिकॉर्ड स्तर पे देखें तो ये क्या, पहले ये कहा गया था कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में ये 133 सेंटीमीटर की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हाल के जो रिसर्च हुए हैं उनमें ये कहा गया कि अब ये जो गिरावट है वो 185 सेंटीमीटर हो चुका है। यानी कहने का मतलब यही है कि अब तेज़ी से इसका जलस्तर गिर रहा है और इस कारण से ये जो पूरा जलीय क्षेत्र है, इस पूरे जलीय क्षेत्र में लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर जो जलीय क्षेत्र है उसका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उतना वो श्रिंक हो चुका है, संकुचित हो चुका है। तो ये पूरा हमने देखा। इसके अलावा देखिए, बात करें कि जो कैस्पियन सागर है इसका जो आर्थिक महत्व है, सामरिक महत्व है, वो क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। देखिए, कैस्पियन जो सागर है ये विशाल एक क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा संसाधन का कह सकते हैं कि एक सोर्स है। यहाँ पर मछली पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो बड़े स्तर पे की जाती है, फिशिंग होती है। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये काफ़ी महत्व रखता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्व रखता है। और इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इसका बड़ा ही महत्व है। कैस्पियन सागर जो है ये तेल आयात करने वाले जो देश हैं उनके लिए सबसे अधिक महत्व रखता है और इसी कारण से ऑयल बेस कह सकते हैं कि पॉलिसी भी ये निर्धारित करता है। यानी कि एक नई जो स्ट्रेटजी है वो कैस्पियन सागर के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो इसके सिकुड़ने की जो श्रिंक हो रहा है, इसका जलस्तर गिर रहा है, इसका जलीय क्षेत्र कम हो रहा है, इस कारण से व्यापक जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, जो पर्यावरणीय और आर्थिक संकट हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी अगर देखें तो अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर के सामरिक महत्व की। तो देखिए, अगर सामरिक महत्व की बात करें तो इसका सामरिक महत्व इस दृष्टिकोण से हो जाता है कि यहाँ पर जो ऑयल ट्रेड होता है वो क्या है कि केवल इन्हीं देशों में नहीं होता है बल्कि यहाँ से दुनिया के अन्य देशों में भी होता है। दूसरी बात करें तो इसका जो सामरिक महत्व है यहाँ पर इस जलीय क्षेत्र का ये है कि यहाँ पर अलग अलग जैसे बेस बनाए गए हैं। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी कह सकते हैं कि जलीय क्षेत्र में, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये एक बड़ा जल निकाय है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने सामरिक बेस बनाए हुए हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने देख लिया इसके महत्व की बात। अब बात करें, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या कैस्पियन जो सागर है क्या ये एक सागर है या फिर ये एक लेक है, झील है। ये अक्सर लोगों के मन में आता है कि ये सागर है, चूँकि नाम में भी क्या है कि सागर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर हम सागर या समुद्र की परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो जो कैस्पियन सागर, ये जो बंद जल निकाय है, बंद जल जो निकाय है ये क्या है, सागर नहीं है, समुद्र नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, एक बंद जल निकाय है और इसका जो सीधा संबंध है वो किसी समुद्र से नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कैस्पियन सागर है ये समुद्र नहीं है बल्कि क्या है, एक झील है। ये अलग बात है कि आज से लगभग 5.5 मिलियन वर्ष पहले ये प्राचीन जो पैराटेथिस सागर है उसी का ये हिस्सा था। लेकिन जब उस समय टेक्टोनिक जो उत्थान हुए उस कारण से समुद्र जल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिली और उसी के परिणाम स्वरूप जो भूमि है वो भूमि से ये पूरा क्षेत्र घिर गया। लेकिन कैस्पियन सागर जो है इसका जो समुद्र तल है वो क्या है कि वो महाद्वीपीय ग्रेनाइट का नहीं बना है बल्कि क्या है, वो महासागरीय बेसाल्ट का बना हुआ है। तो इस तरह से इसकी विशेषता है, ये एक झील है और कैस्पियन सागर क्या है, एक बड़ा जल निकाय है। और इसके तट पर भी देखें तो क्या है कि समुद्री जो लहरें हैं वो बनती हैं और वो कहीं ना कहीं सागर के जो कह सकते हैं लक्षण होते हैं उससे मिलती जुलती हैं। कैस्पियन जो सागर है इसका जो पानी है, पानी की जो संरचना है वो भी झील के उत्तरी भागों में अलग देखने को मिलती है, दक्षिण के भागों में अलग देखने को मिलती है। अगर उत्तर में जाएंगे तो इधर क्या है कि ताज़ा जल देखने को मिलता है और दक्षिण में आएंगे तो इसकी अपेक्षा इसका जो जल है अपेक्षाकृत खारा देखने को मिलता है। कैस्पियन सागर की जो लवणता है वो भी क्या देखें तो जो समुद्र है उनकी
लवणता का लगभग 1/3 है। तो इस आधार पर देखें तो इसकी जो लवणता है, इसका जो खारापन है, इसका जो विस्तार है, इसकी जो प्रकृति है, उस आधार पर ये क्या है, एक झील है। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर में बहने वाली जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे इसके अलावा भी एक प्रश्न हो सकता है, जैसे इसी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो पूरा ये झील है, जैसा कि हमने बताया कि उत्तर में अपेक्षाकृत इस झील का जो जल है वो कम खारा है और दक्षिण में अपेक्षाकृत जो जल है वो अधिक खारा है। लेकिन इस पूरे झील में अगर खारापन की बात करें तो ये सभी जगह समान नहीं है, बल्कि इसमें अंतर देखने को मिलता है। ईरानी तट के आसपास आएंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कैस्पियन सागर का जो खारापन है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन उत्तर भाग में जाएंगे तो यहाँ पर एक तो कारण है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनके द्वारा फ्रेश वाटर आकर यहाँ पर मिलता है, उस कारण से, और अन्य जो कारण है जैसा कि यहाँ पर जो उत्तरी प्रवाही जो घटक बल है उस कारण से यहाँ पर जो जल है उसका जो खारापन है वो कम है। अपेक्षाकृत देखें तो फ्रेश या मीठा जल की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखें कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो पहले ही हमने बताया कि एक तो हवाओं का जो प्रभाव है उस कारण से जो कैस्पियन सागर है इसका जो जल है वो खारा है। दूसरी बात करें तो लगभग 5.5 मिलियन वर्ष पहले, जैसा कि हमने बताया कि उस समय क्या हुआ कि कैस्पियन सागर जो था वो टेथिस सागर का ही क्या था, एक पार्ट था। लेकिन उस समय जब टेक्टोनिक मूवमेंट हुए, जब इस तरह की गतिविधियां हुई, उस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो समुद्र है, ये पूरी तरह से क्या हुआ, मूल समुद्र से ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और उस समय समुद्र जो है ये बिना किसी बहिर्वाह के भूमि से क्या हो गया, ये लैंड लॉक्ड हो गया। और इस कारण से इस पूरे क्षेत्र में आने वाला जो जल है वो या तो इसकी सतह के नीचे रिस जाता है या फिर वो वाष्पकृत हो जाता है। और इस कारण से इस पूरे क्षेत्र में जो लवणता है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो ये कारण भी हम बता सकते हैं कि आखिर कैस्पियन सागर खारा जल का एक बड़ा बंद जल निकाय क्यों है। अब बात कर लेते हैं, चूँकि यहाँ बहुत सारी जो नदियाँ हैं इसके उत्तर में, या कहें तो लगभग 130 से अधिक जो नदियाँ हैं वो कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो वो कैस्पियन सागर में आकर मिलती हैं। जैसे अगर देखें बड़ी नदियों में तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी सबसे नदियाँ हैं उसमें बोलगा है, यूराल है, कूरा है, तो आमुदरिया है। ये सारी जो नदियाँ हैं वो आकर कैस्पियन सागर में मिलती हैं। तो इनको थोड़ा सा मैप पे एक जगह हम देखें तो देखिए, इधर से उत्तर से यूराल आ रही है, इधर उत्तर पश्चिम से आप देखिए तो वोल्गा है, बड़ी नदी है। इधर आप देखेंगे पश्चिम से तो कूरा नदी आकर मिल रही है, इधर से आप देखेंगे तो अतिरिक्त पूरब से आकर मिल रही है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नदियां हैं जो आकर कहाँ मिलती हैं, वो कैस्पियन सागर में आकर मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो जलवायु है जो कैस्पियन सागर का, इसकी जलवायु आखिर जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है। तो देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, एक तो इधर से पश्चिम से मध्य एशिया से अगर हम देखें तो गर्म शुष्क जो हवाएं हैं वो इसके ऊपर प्रवाहित होती हैं, जो यहाँ का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत बढ़ा देती हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये दुनिया के जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो ड्राई रीजन आते हैं, उनमें ये शामिल किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न जो जलवायु क्षेत्र हैं और जो समुद्र तटरेखा है वो यहाँ पर लगती है। इस कारण से यहाँ पर कई सारी जो जलवायु है उनका मिला जुला कह सकते हैं कि स्वरूप देखने को मिलता है। उत्तर में जो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है कजाकिस्तान का, जो सबसे लंबी तटरेखा कजाकिस्तान की कैस्पियन सागर से लगती है। तो इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर अपेक्षाकृत देखें तो इधर जो रूस वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अपेक्षा जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं, शुष्क हैं। और इस आधार पर देखें तो यहाँ पर जो जलवायु हमें देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, तो वो समशीतोष्ण जो जलवायु होती है वो हमें देखने को मिलती है। टेम्परेट जो क्लाइमेट होता है वो हमें देखने को मिलता है। समुद्र का ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो साउथ वाला, ईरान और इधर तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ये अपेक्षाकृत क्या है कि काफ़ी गर्म माना जाता है। खास तौर पे इधर से अगर आप देखेंगे अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। और कैस्पियन सागर के ऊपर की सतह का जो
तापमान वाला क्षेत्र है वो अलग अलग समयों पे बदलता रहता है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि कैस्पियन सागर की जलवायु क्या है, उसके पीछे कारण क्या है और अलग अलग तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहें तो वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, चूँकि एक बार फिर से देख लेते हैं। कैस्पियन सागर क्या था? ये टेथिस महासागर में ही एक प्राचीन समुद्र था जिसे पैराटेथिस सागर कहा जाता है, उसी का ये पार्ट था। और बाद में देखें तो लगभग 60 या 55 से 60 मिलियन वर्ष पहले इसका अस्तित्व हुआ और अस्तित्व में आया और फिर प्रशांत और अटलांटिक महासागर से उस समय ये जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में जब महाद्वीपीय भू आकृतियों में बदलाव हुआ, टेक्टोनिक गतिविधियां हुई, तो टेथिस जो महासागर है ये 2 महासागरों में अलग हो गया और इसका जो अधिकांश जो जल था वो वाष्पीकृत हो गया, जिससे काला सागर बना, अरल सागर बना और फिर कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आखिर इसका जो इतिहास है, कैसे उद्भव हुआ, कैसे बना, उसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मानव बस्तियों की बात करें कि कौन सी मानव बस्तियां हैं, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कैस्पियन सागर के किनारे जो सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा वो अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहीं पर ईरान का जो नौ शहर है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा कह सकते हैं कि आर्थिक शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर कैस्पियन सागर के तट पर ही अवस्थित हैं, तो इनके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया। यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र में तो कई सारी जो दुर्लभ और जो स्थानिक प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इसे दुनिया का स्वतंत्र प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो तटों पर उथले खारे जो तालाब हैं वो देखने को मिलेंगे और इन तालाबों में जो अकशेरुकी जो मछलियां हैं वो रहते हैं। बहुत सारी जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो पक्षी हैं ये समुद्र को प्रवासी मार्ग के रूप में उपयोग करते हैं, तो इस कारण से भी देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो इसका बड़ा महत्व है। कैस्पियन सागर कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसके आपूर्तिकर्ता के रूप में देखें तो यहाँ से कई सारी जो पाइपलाइंस हैं, कई सारे जो ट्रेड्स हैं, जो रूट्स हैं वो बने हुए हैं, तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक आंकड़ा है कि इस पूरे कैस्पियन सागर से प्रतिदिन 1.5 मिलियन जो बैरल क्रूड ऑयल है वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। जो दुनिया के कुल कह सकते हैं कि जो ट्रेड है ऑयल का, क्रूड ऑयल का, उसका लगभग 1.9% है, 2% के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कैस्पियन सागर की जो अर्थव्यवस्था है ये कुल तेल का लगभग 80% तक निर्यात करती है, जिसमें जो रूस है कुल तेल निर्यात का लगभग देखें तो 1/3 जो हिस्सा है वो रूस करता है। और तेल और गैस के अलावा इस पूरे कैस्पियन क्षेत्र से जो 5 यहाँ के महत्वपूर्ण देश हैं उनसे मार्ग जुड़े हुए हैं। कैस्पियन सागर का जो पूरा तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल एरिया है, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसे एक अतिरिक्त आय प्राप्त होता है। तो इस तरह से पूरा हमने देख लिया कि आखिर जो कैस्पियन सागर है वो क्यों चर्चा में है, जिसके बारे में हमने देखा कि अचानक इसका जो जलस्तर है तेजी से गिर रहा है और ये चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है उसके पीछे कारण हमने देखा और कैस्पियन सागर से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। कैस्पियन सागर की जो सीमा है वो निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देख लिया और चर्चा भी कर ली कैस्पियन सागर की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।